गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा सीए इंटर का रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इस चैप्टर को हम देख रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लिया था बेटा और एक होमवर्क दिया था। बेटा आज के लेक्चर में आज एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हम लेने वाले हैं। अगर आज का क्वेश्चन आपको समझ आया तो इस चैप्टर के 60 to 70% क्वेश्चन समझ में आएंगे बेटा। सिमिलर क्वेश्चन है, खाली अमाउंट में चेंजेस है। ओके, उसके पहले बेटा प्रॉब्लम लेने से पहले हम एक कंपनी एक्ट का रूल देखेंगे बेटा। आपका इंस्टीट्यूट जो है उसने जो स्टडी मटेरियल दिया है उसका पेज नंबर 8.7 निकालिए। पेज नंबर 8.7 DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कौन सी कंपनी को कितना करना चाहिए, इसके प्रोविजन दिए बेटा एज पर रूल 18 सब रूल 7 ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट रूल 2019। ओके, पिछले साल नए रूल आ गए बेटा, पहले नहीं थे, अमेंडमेंट्स हो गई है। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR बोलेंगे हम यहां से आगे। तो कंपनी ने कितना मेंटेन करना चाहिए इसके प्रोविजंस देखेंगे पहले हम बेटा। नीचे एक टेबल दिया है, वो टेबल देखो। फर्स्ट है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस AIFI, ऐसे कंपनीज को रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंकिंग कंपनीज फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट। बैंकिंग कंपनी के लिए DRR की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी DRR मेंटेन करने की जरूरत नहीं है बेटा। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ओके, इनको भी बेटा DRR कितना मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो उन्होंने क्या दिया बेटा, थर्ड नंबर में दिया है DRR विल बी एज एप्लीकेबल टू NBFC रजिस्टर्ड विथ RBI। NBFC को जितना DRR मेंटेन करना चाहिए उतना ही इक्वल DRR अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करना चाहिए। थर्ड नंबर में NBFC है फॉर लिस्टेड कंपनी, उनको DRR की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, अदर लिस्टेड कंपनीज DRR की रिक्वायरमेंट नहीं है। अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन AIFI एंड बैंकिंग कंपनीज एज स्पेसिफाइड अबव 1। बेटा अगर अनलिस्टेड कंपनी ओनली यहां DRR की रिक्वायरमेंट है। ऑल अनलिस्टेड NBFCs रजिस्टर्ड विद RBI अंडर सेक्शन 45IA द RBI अमेंडमेंट एक्ट 1997, उनको भी कुछ भी नहीं है। ओके, एंड अदर अनलिस्टेड कंपनीज को DRR मेंटेन करना चाहिए, और वो कितना चाहिए बेटा, 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। यानी अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन बैंकिंग कंपनी, NBFC, AIFI, तो खाली ऐसे कंपनीज को DRR मेंटेन करना चाहिए। वो भी कितना, 10%। किसके 10%, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर जितने उसके 10%। और एक प्रोविजन उसे हाईलाइट करो बेटा। और एक प्रोविजन है DRR इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए, आगे दिया है। उसका जो कॉलम है बेटा, उसका पैराग्राफ है ना बेटा, नीचे दिया है कि DRR इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 15% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर। यानी 10% DRR एंड 15% इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, DRR इन्वेस्टमेंट। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन इसी रूल के ऊपर डिपेंड है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आज लेने वाले हम। आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 4 निकालो। इलुस्ट्रेशन नंबर 4 आज हम देखने वाले हैं बेटा। ओके, इस DRR एंड DRR इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी रूल्स है इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिपेंड है। क्या क्या पूछा है, चलो पहले फॉर्मेट ड्राफ्ट करते हैं बेटा। क्या क्या पूछा है, प्रिपेयर डिबेंचर अकाउंट, DRR अकाउंट, DRR इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट एंड डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो फॉर्मेट ड्राफ्ट करो बेटा। 5 लेजर बनाने,
यहाँ के डिबेंचर है 12% डिबेंचर्स अकाउंट, 12% debentures account, then DRR account, then DRR investment account, DRR investment account, bank account, and last है डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ओके, तो बेटा फॉर्मेट ड्राफ्ट करो आप 5 लेजर बनाने। ओके, अगर फॉर्मेट नहीं हुआ है तो आप वीडियो को स्टॉप करेंगे और फॉर्मेट खत्म होने के बाद प्ले करेंगे। ओके, ठीक है, तो चलो बेटा सबका फॉर्मेट हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पढ़ो क्वेश्चन। द फॉलोइंग बैलेंसेस appeared in the books of Paradise Limited, unlisted company other than AIFI, banking company, NBFC and HFC। उसे अंडरलाइन करो बेटा। अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI, बैंकिंग, NBFC है, तो हमारे DRR एंड DRR इन्वेस्टमेंट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। बिना बताए आपको उस प्रोविजन को फुलफिल करना है। कैसे करना है मैं बताऊंगा आगे। 12% डिबेंचर का बैलेंस दिया बेटा, मुझे बताओ डिबेंचर लाइबिलिटी है तो उसका बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट। 1 अप्रैल 11 डिबेंचर के क्रेडिट में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,50,000, 7,50,000। DRR का बैलेंस दिए 1 अप्रैल 11 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000, 25,000। DRR इन्वेस्टमेंट 12% गवर्नमेंट बॉन्ड से, सॉरी 10% गवर्नमेंट बॉन्ड से, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ओके बेटा, इसका बैलेंस डेबिट होगा 1 अप्रैल 11 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इन्वेस्टमेंट एसेट है हमारी एंड एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। एसेट का बैलेंस होता है डेबिट बेटा। कितना है? 1,12,500, 1,12,500। देन annual contribution to DRR was made on 31st March every year. On 31st March 12 balance at बैंक बैलेंस दिया है बेटा। कब का बैलेंस है? 31st मार्च 12 का। कितना है? 750। एक्चुअल उन्होंने 31st मार्च 12 का बैलेंस दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,50,000 बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट। द इन्वेस्टमेंट वॉज रियलाइज। ओके ठीक है बेटा, इतने ही बैलेंसेस दिए उन्होंने। तो याद रखो बेटा, सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट रूल। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं अगर समझ में आए तो। सबसे फर्स्ट रूल है बेटा, अगर अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन AIFI, बैंकिंग कंपनी एंड NBFC, ओके, तो उनका बैलेंस लिखने के बाद आप ऑलवेज एक चीज चेक करोगे, DRR एंड DRR इन्वेस्टमेंट कितना है। उनका रूल है प्रोविजन बेटा, DRR होना चाहिए 10% ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर का बैलेंस कितना है देखो, 7,50,000। उसके 10% कितना आता है?
75,000। तो प्रोविजन बोलता है कि डीआरआर का बैलेंस 75,000 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप चेक करोगे डीआरआर का बैलेंस 75,000 है क्या? नहीं है बेटा। कितना है? 25। तो सबसे पहला काम आपका यही है, प्रॉब्लम बाद में देखेंगे हम। बैलेंसेस लिखो। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो डीआरआर एंड डीआरआर इन्वेस्टमेंट का सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं, देखो नहीं है तो उतना बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहां 75 बैलेंस होना चाहिए। कितना कम है बेटा? 50,000। प्रॉफिट लॉस में से हमें उतनी अमाउंट निकालनी पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 अप्रैल 11। याद रखो, उन्होंने प्रॉब्लम में कहीं भी नहीं बताया, वो बताएंगे नहीं, हमें चेक करना है। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो यहां अगर लिस्टेड कंपनी होती तो हम 50,000 यहां निकालते नहीं। ओके, देन और एक बैलेंस चेक करना है, डीआरआर इन्वेस्टमेंट। डीआरआर इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? तो डिबेंचर के 15%। डिबेंचर है बेटा 7,50,000, उसके 15% 15% कितना आएगा? तो आएगा 1,12,500। 1,12,500 सफिशियंट है। याद रखो, अगर यहां 1 लाख बैलेंस होता, आज मैं होमवर्क देने वाला हूं इसी रूल के ऊपर, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस होना चाहिए डिबेंचर के 15%। डिबेंचर के 15%। अगर 15% इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उतनी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। समझो यहां अगर 1 लाख इन्वेस्टमेंट का बैलेंस होता तो सबसे पहले हम यहां 12,500 अगेन इन्वेस्ट करते, नीचे इमीडिएट लिखते टू बैंक अकाउंट 12,500। टू बैंक अकाउंट 12,500। अगर यहां 1 लाख बैलेंस होता तो। दो रूल समझ में आए बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। बैलेंसेस लिखो। अनलिस्टेड कंपनी है तो डीआरआर का बैलेंस 10% है क्या? देखो नहीं है तो उतना प्रॉफिट से कंट्रीब्यूशन ले लो। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस 15% है क्या? देखो अगर नहीं है तो उतनी इन्वेस्टमेंट और करो टू बैंक अकाउंट, जितनी भी कमाए। हो गया? चलो बेटा आगे, कोई बात नहीं, बैलेंसेस तो करेक्ट है। आगे अब ट्रांजैक्शन देखेंगे। यहां तक ओनली बैलेंसेस देखे थे हमने। The investment were realized at par for redemption of debenture at a premium of 10% on the above date। बेटा 31 मार्च को कंपनी रिडम्पशन करने वाली है। इन्वेस्टमेंट रियलाइज की है एट पार। देखो इन्वेस्टमेंट का बैलेंस दिया है 1 अप्रैल का। इन्वेस्टमेंट को हम सेल कर रहे हैं बेटा 31 मार्च को, यानी 1 साल बाद। तो सेल करने से पहले आपको इंटरेस्ट मिला होगा। इंटरेस्ट मिला यानी पैसा मिला होगा। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट लिखेंगे 31 मार्च टू इंटरेस्ट ऑन, पैसा आया बेटा डीआरआर इन्वेस्टमेंट 1,12,500 के ऊपर 10% है 11,250। देखो इन्वेस्टमेंट बेचने से पहले उसका इंटरेस्ट मिलेगा हमें, इंटरेस्ट लिखो। पैसा आया, अब इन्वेस्टमेंट सेल करो बेटा। सेल तो हम क्रेडिट में लिखते हैं 31 मार्च 12 बाय बैंक अकाउंट। एट पार को सेल किया यानी 1,12,500, 1,12,500 रुपए। बस इन्वेस्टमेंट तो टैली हो गया। इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा बेटा? बैंक अकाउंट में यहां क्रेडिट है बैंक के डेबिट में टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,12,500। ओके हो गया बेटा 1,12,500 ट्रांजैक्शन हो गया बेटा। अब रिडम्पशन करना है। याद रखो रिडम्पशन का
क्या करना है उसके लिए इंट्रीज, आपका एक चैप्टर हुआ है बेटा रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंसेस, वहां रिडम्पशन के जो इंट्रीज होती है वही इंट्रीज डिबेंचर के रिडम्पशन में भी होती है। ओके, तो नोटबुक वर्किंग नोट में लिखे बेटा, मैं जर्नल एंट्री भी लिख के देता हूं, जर्नल एंट्रीज भी लिख के देता हूं। नोटबुक निकालिए, वर्किंग नोट में लिखिए। ओके, जर्नल एंट्रीज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जर्नल एंट्रीज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यहां डिबेंचर का रिडम्पशन 10% प्रीमियम से करना है। ओके, तो बेटा रिडम्पशन के दो एंट्रीज होती है, जो रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स की होती है वही एंट्रीज यहां होगी। तो फर्स्ट एंट्री लिखो, या मेरे पास जगह नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 7,50,000, 7,50,000। ओके, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 75,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कितना आएगा बेटा 8,25,000, 8,25,000 फर्स्ट एंट्री। जैसे प्रीफरेंस शेयर्स की यही होती थी बेटा, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। यहाँ कैप प्रीफरेंस शेयर्स की जगह डिबेंचर लिखो, शेयर होल्डर की जगह डिबेंचर होल्डर, एंट्री सेम। और सेकंड एंट्री बेटा लिखो, सेकंड एंट्री डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 8,25,000 टू बैंक अकाउंट, 8,25,000 टू बैंक अकाउंट। ओके, टू बैंक अकाउंट 8,25,000 हो गया बेटा। बस ओनली 2 एंट्री रिडम्पशन की होती है। अब उसकी पोस्टिंग बताओ मुझे कहां आएगा। डिबेंचर अकाउंट डेबिट फर्स्ट लाइन, डिबेंचर बेटा लाइबिलिटी है। अब एंट्री ऐसे क्यों होते हैं ये भी बोलता हूं मैं। डिबेंचर हमारी लाइबिलिटी है, अब इसका रिडम्पशन कर रहे हैं हम, जब भी आप रीपेमेंट करोगे तो आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी बेटा। तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी खत्म होगी इसलिए उसके डेबिट में लिखना पड़ेगा टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ओके, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट सेकंड लाइन है बेटा। अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का लेजर हम बनाते हैं तो उसके डेबिट में पोस्टिंग होती है टू डिबेंचर होल्डर। ओके, यहां नहीं बनाया, अगर बनाते हैं तो उसके डेबिट में लिखते हैं हम। एंड डिबेंचर होल्डर के क्रेडिट में 31 मार्च 12 बाय 12% डिबेंचर अकाउंट 7,50,000 and by premium on redemption of debenture account, premium on redemption of debenture account 75,000। फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग हो गई बेटा, जो फर्स्ट एंट्री मैंने लिख के दी थी उसकी पोस्टिंग। सेकंड एंट्री बेटा, सेकंड एंट्री की पोस्टिंग क्या होगी। सेकंड एंट्री बेटा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी बैंक के क्रेडिट में 31 मार्च 12 बाय डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, बाय डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 8,25,000 एंड डिबेंचर होल्डर के डेबिट में टू बैंक अकाउंट 8,25,000, 31 मार्च 12 8,25,000 हो गया बेटा। बस खत्म, क्लोज करो, हो गया रिडम्पशन। डिबेंचर अकाउंट टैली हो जाएगा बेटा,
डिवेंचर अकाउंट टैली हो जाएगा। डीआरआर, बेटा डीआरआर जब तक डिबेंचर का रिडम्पशन हम करते तब तक मेंटेन करना होता है। अगर डिबेंचर का रिडम्पशन होता है तो डीआरआर का जो भी बैलेंस आएगा वो पूरा बैलेंस ट्रांसफर करना होता है जनरल रिजर्व को। यानी जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये फंड मेंटेन किया था वो काम होने के बाद उस फंड में जितना भी बैलेंस है वो हम जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट टैली होगा बेटा। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट की टोटल डेबिट टोटल बड़ी है, कितने आएगी बेटा बैंक की डेबिट टोटल? 873,750, 873,750। बैलेंसिंग फिगर 48,750 बाय बैलेंस कैरी डाउन। डिबेंचर होल्डर का अकाउंट में टैली हो जाएगा 825। फिनिश। यहां एक डाउट आपके मन में आया होगा बेटा कि इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट हमने लिया है, बैंक के डेबिट में लिया है ना, तो ऐसे डिबेंचर के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना चाहिए बेटा, पे करना चाहिए। वो क्यों नहीं पे किया? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बैंक बैलेंस इस साल के स्टार्टिंग डेट का नहीं दिया है, एंडिंग डेट का दिया है। यानी साल भर में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए थे वो सब बैंक से ऑलरेडी उन्होंने पेड किए। उन्होंने स्पेसिफिक बताया था कि ये जो बैंक बैलेंस है ईयर एंडिंग का है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। उन्होंने बोला था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने से पहले बैंक बैलेंस इतना था, इसलिए उसी इंटरेस्ट को हमने बैंक में रिकॉर्ड किया। डिबेंचर का इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड किया होगा। आया समझ में बेटा? गुड। तो अगर आप देखोगे तो सिमिलर क्वेश्चन अब होंगे बेटा, खाली अमाउंट चेंज। मैं दिखाता हूं आपको। आपका इलुस्ट्रेशन नंबर सेकंड निकालिए। सेकंड सेम क्वेश्चन है, सेम अकाउंट बनाओगे। वहां उन्होंने ओनली वन अकाउंट एक्स्ट्रा बनाए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। वो बनाओगे तो खाली इसका सेकंड इफेक्ट होगा उसके डेबिट में, एंड बाद में वो प्रीमियम लॉस है बेटा, प्रॉफिट लॉस को जाएगा। वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। देखो इसमें भी क्या किया है, यहाँ बैलेंस डीआरआर का बैलेंस तो सफिशिएंट था क्या? नहीं। चलो दिखाता हूँ मैं। हम डायरेक्ट पेंसिल लीजिए बेटा आप और मेरे साथ चेक कीजिए। हम ओरली सॉल्व करेंगे। समझो, इमेजिन करो आपने फॉर्मेट बनाया। द फॉलोइंग बैलेंसेस appeared in the books of company, unlisted company other than AIFI, banking company, NBFC and HFC on December 31st 11. 6% mortgage, 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 each। 10,000 डिबेंचर है बेटा, 100 का एक, तो डिबेंचर का बैलेंस आएगा 10 लाख। डिबेंचर लाइबिलिटी है, डिबेंचर के क्रेडिट में लिखा है क्या? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पेंसिल लीजिए एंड जो समझ में आया आपको उसे राइट कीजिए। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन को राइट करो, 10,000 हो गया। ठीक है बेटा। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआर का बैलेंस 50,000 है, डीआरआर के क्रेडिट में लिखेंगे हम, यहां लिखा था सेम। चेक करो बेटा 50,000 है क्या डीआरआर के क्रेडिट में? यस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50 राइट करो। इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विथ शेड्यूल बैंक फ्रॉम फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, बेटा 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट है, डीआरआर इन्वेस्टमेंट का बैलेंस एसेट है, डेबिट होगा। देखिए डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 लिखा है, राइट करो बेटा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक बैलेंस 9 लाख बेटा, बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9 लाख। अब तक ओनली फिगर चेंज हो गए, कुछ भी चेंज नहीं है। बैलेंसेस लिखने के बाद सबसे पहले चेक करोगे आप, अनलिस्टेड कंपनी है बेटा, डीआरआर सफिशिएंट है क्या? बेटा डिबेंचर का बैलेंस है 10 लाख,
उसके 10% DRR होना चाहिए, यानी कितना होना चाहिए 1 लाख, लेकिन यहाँ DRR 50,000 है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, DRR में कितने कम है बेटा 50,000 प्रॉफिट लॉस से डालोगे। चेक करो DRR के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 लिखा है क्या, राइट करो उसे। इन्वेस्टमेंट 15% है क्या, यस है बेटा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या दिया है बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हैज बीन पेड अप टू December 31 इंटरेस्ट दिया है बेटा। इन्वेस्टमेंट रियलाइज एट पार, सेम क्वेश्चन है, आगे कुछ भी चेंज नहीं है। आया समझ में? ऐसे और 2 क्वेश्चन है, इसे आप घर पे सॉल्व करो बेटा। और पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, ऑन 1st April 2011 in MK Limited अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI, सेम क्वेश्चन है बेटा। 9% डिबेंचर अपीयर्ड ओपनिंग बैलेंस 50 लाख डिबेंचर के क्रेडिट में लिखोगे, 50,000 डिबेंचर है बेटा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड हाफ ईयरली सितंबर एंड मार्च को देना है। कंपनी ओन डिबेंचर परचेस करे बेटा, याद रखो 3rd प्रैक्टिकल क्वेश्चन में DRR का बैलेंस दिया नहीं है, DRR इन्वेस्टमेंट का दिया नहीं है, तो क्या करोगे आप, ओनली डिबेंचर का बैलेंस दिया है। तो बेटा बैलेंस दिया हो या ना दिया हो, अगर अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन AIFI, ओके NBFC जो भी है, तो DRR कंपलसरी होना चाहिए, DRR इन्वेस्टमेंट कंपलसरी होनी चाहिए। तो आपको DRR अकाउंट भी बनाना है 3rd में, DRR इन्वेस्टमेंट भी बनानी है। DRR का बैलेंस कितना लोगे फिर आप, 50 लाख के डिबेंचर है, उसके 10% यानी 5 लाख DRR का बैलेंस लिखना है कंपलसरी। DRR इन्वेस्टमेंट 15% यानी 7,50,000 लिखनी है कंपलसरी, देन बाकी के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो। ओन डिबेंचर परचेस किया बेटा, लास्ट लेक्चर में वो तो पढ़ाया था मैंने आपको। फिनिश। 3rd एंड 4th क्वेश्चन सेम है, यानी 4 क्वेश्चन बेटा ओनली इस पॉइंट के ऊपर डिपेंड है, चारों आपको सॉल्व करने। अगर मैंने बोला था अगर आज का एक क्वेश्चन समझ में आया तो आप कंपलसरी अदर क्वेश्चन भी थोड़ा दिमाग लगाओगे तो सॉल्व कर सकते हो। एंड मुझे नहीं लगता कि आपको इस चैप्टर के बारे में अब डर होना चाहिए, इसमें कुछ डिफिकल्ट ऐसा लगना चाहिए नहीं ना। चलो कोई बात नहीं बेटा, तो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस आज आप ट्राई करो। अगर कोई डाउट आता है तो वीडियो के ऊपर मेरा नंबर तो दिख रहा है, एनी टाइम उसके ऊपर कॉल करके मुझे डाउट पूछ सकते हो बेटा, मैं आपके लिए एनी टाइम अवेलेबल होऊंगा। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं।